Hello students, this is our next video of our chapter 7, that is plant growth and mineral nutrition. In the previous video we have discussed about the photoperiodism, that is influence of light on a plant. In this video we will study vernalization. What is vernalization, students? So students, in this video we are going to study about vernalization, or we call it yerovization. वेरिनलाइजेशन के बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो. इट इज़ अ टेम्परेचर एज environmental factor influences several physiological processes during including reproduction. Temperature as a factor has three cardinal point wise: minimum, optimum and maximum temperature. टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ऑन द इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड इट इन्फ्लुएंस सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. इट इंक्लूड ऑल्सो रिप्रोडक्शन. टेम्परेचर के तीन कार्डिनल पॉइंट्स हैं. वाइज मिनिमम मतलब बहुत कम, ऑप्टिमम मतलब इक्वल, और एक है मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर. It is a low temperature chilling in treatment. लो टेम्परेचर में होता है तो वो चिलिंग ट्रीटमेंट होता है. दैट इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल, एविडेंस बाय क्लिपार्ट दैट इन 1918. Then Chord आया in 1960 and he defines vernalization as acceleration of the ability to flower by chilling treatment. ये जो फ्लावर्स को एक्सिलरेट करने के लिए एक चिलिंग ट्रीटमेंट के जैसे उसने उसको डिफाइन किया. फिर द टर्म वेरनलाइजेशन वॉज कॉइंड बाय T.D. Lysenko in the year 1928 for the effect of low temperature on flowering in plants. क्लियर स्टूडेंट्स के जो वर्नलाइजेशन टर्म था वो T.D. लाइसेंको ने इन 1928 में इसे कॉइन किया. फॉर द इफ़ेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग इन प्लांट्स. इट इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग. ये एक इन्फ्लुएंस है ऑफ टेम्परेचर. It is an influence of temperature on development and flowering. Then it is an influence of temperature on development and flowering. Many plants such as cereal, crucifers require a period of cold treatment for flowering. फ्लावरिंग के लिए सीरियल्स और क्रूसीफर जैसे प्लांट्स को कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए. इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग इन द प्लांट. अगर अर्ली फ्लावरिंग लानी है प्लांट में तो इट इज़ द बेस्ट मेथड इन द प्लांट बाय प्री ट्रीटमेंट टू दियर सीड्स या सीडलिंग्स एट लो टेम्परेचर 1 से 6 डिग्री सेल्सियस for 1 to 1.5 month duration. The site of vernalization is believed to be shoot apical meristem. जो साइट है वर्नलाइजेशन का वो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है. जनरली वर्नलाइजेशन इज़ इफ़ेक्टिव एट सीड स्टेज. सीड स्टेज में ही वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है. इन एनुअल प्लांट्स, जो प्लांट पूरे साल ग्रो होते हैं उनमें. वर्नलाइजेशन स्टिमुलेट्स इज़ ऑल्सो अ केमिकल स्टिमुलस and it is named as vernalin. Okay, then it can be transferred through grafting and इसे निकाला था मेल्चर 1939 ने. देन ये था वर्नलाइजेशन के बारे में जो अभी हम लोग ने टेम्परेचर के हिसाब से पढ़ा, बट मोस्टली चिलिंग टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा पढ़ा.
पहला वी हैव स्टडीड के 3 कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं, मिनिमम, ऑप्टिमम, मैक्सिमम। फिर उसके बाद चिलिंग ट्रीटमेंट से इंड्यूस हुआ अर्ली फ्लावरिंग, ये निकाला था क्लिपार्ट ने। फिर चॉर्ड आया and he defines vernalization as acceleration for the ability to flower by chilling treatment. Then the term vernalization was coined by T.D. Lysenko for the effect of low temperature on flowering in plant. Then it is an influence of temperature on development and flowering. फिर उसके बाद इट इज़ द मेथड ऑफ इंड्यूसिंग अर्ली फ्लावरिंग इन द प्लांट। प्लांट में अर्ली फ्लावरिंग ला सकता है ये बाय प्री ट्रीटमेंट टू देयर सीड्स या फिर सीडलिंग्स एट लो टेम्परेचर। कितना लो? 1 to 6 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 1 to 1.5 month ड्यूरेशन। उसके बाद जो साइट होता है वर्नलाइजेशन का वो है शूट एपिकल मेरिस्टेम। देन जो वर्नलाइजेशन है इट इज़ अ स्टिमुलस एंड इज़ ऑल्सो अ केमिकल स्टिमुलस नेम्ड एज वर्नलीन। दिस कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू ग्राफ्टिंग and it is discovered by Melker in 1939. तो ये था वर्नलाइजेशन। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, ये था टू नो अबाउट अ साइंटिस्ट। द लो टेम्परेचर इंड्यूसेस अर्ली फ्लावरिंग। अगर टेम्परेचर लो है तो फ्लावरिंग अर्ली होगी, विच वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय क्लिपार्ट in 1957 while working on two varieties of wheat. He was working on two varieties of wheat. पहला था winter wheat and the second is spring wheat. ये two different varieties है wheat के। जो winter wheat है it is sown in winter. It produces flower in the following summer. The spring wheat sown in the spring and produces flower during summer. However, if winter variety is sown in spring, does not produce flower during summer, but does so in the next year's summer. Clear students कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया था कि विंटर वैरायटी जो है अगर उसने इस स्प्रिंग में उसे सो किया तो उसके बाद वो ये समर में फ्लावर्स नहीं दे रहे थे, बट नेक्स्ट समर में, नेक्स्ट ईयर के समर में फ्लावर्स दे रहे थे। ही ऑब्जर्व दैट इफ जर्मिनेटेड सीड ऑफ विंटर्स व्हीट आर ट्रीटेड विथ लो टेम्परेचर, अगर ये सीड को लो टेम्परेचर के साथ ट्रीट किए, इट कैन बिहेव एज स्प्रिंग व्हीट। विंटर व्हीट कैन बी बिहेव एज स्प्रिंग व्हीट if treated in low temperature. He concluded that winter wheat requires low temperature exposure before the onset of flowering. तो ये था about scientist. It can come in NEET वगैरह के लिए, this is important. Okay. Then the reversion of vernalization by high temperature treatment. अगर हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे के उसका रिवर्जन कर रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज डीवर्नलाइजेशन स्टूडेंट्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारा वर्नलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, देन देर इज़ समथिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी, इट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ वर्नलाइजेशन। एडवांटेजेस क्या है? क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड अर्लियर। Of course, crops earlier produce होते हैं। Crops can be cultivated in region before crops can be cultivated in region where do not grow naturally. Naturally अगर वो लोग grow नहीं होते हैं तो भी हम लोग crops को cultivate कर सकते हैं in region, क्योंकि ये hybrid method ही है एक टाइप का ना, टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे we completed our vernalization topic. What we have studied student, vernalization definition and then where it is grown, in what temperature,
व्हाट इज़ वर्नलाइजेशन स्टिमुलस, व्हाट इज़ वर्नलीन। वर्नलीन के बारे में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वर्नलीन फॉर नीट। वर्नलीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नीट। देन उसके बाद known about the scientist is also important, somewhere we should know about this. Then what is devernalization is also important, a concept for 1 mark questions. Then advantages of vernalization. Moving forward, here it comes a new topic, a very new topic, that is mineral nutrition. So students, what is mineral nutrition? Okay, we have to study mineral nutrition in a little deep. First we will study about definition, then sources of mineral, then we are going to study about classification of minerals, and lastly symptoms of mineral deficiency in plants, and then it is a last topic, ये कुछ some important deficiency symptoms है which is seen in plants due to mineral deficiency. Okay, so concentrate students, it is a very interesting topic. Moving forward to the mineral nutrition, plant absorb water, gases, mineral, nutrients, etc. प्लांट ये सारी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग. क्लियर. ग्रीन प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक फूड नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ग्रीन प्लांट को जो कि सिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन प्लांट विच फॉर सिंथेसिंग ऑर्गेनिक फूड. क्लियर, ये लाइन क्लियर है. सिंथेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड बनाने के लिए दे नीड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और वी कैन से इट एज एलिमेंट्स विच आर obtained फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. सॉइल में वी कैन obtain it from soil in the form of minerals. Mineral constituent most commonly occurring solid inorganic material obtained from the earth crust. मिनरल के पास क्या क्या होता है? मिनरल constitute most commonly occurring solid inorganic material which is obtained from earth crust. Clear? It is important कि what are the constituents of minerals बोल के एग्जाम में आएगा, and there you will be confused that mineral is a single thing, right? तो it is not a single thing. Mineral constituent most commonly occurring solid inorganic material obtained from the earth crust. Then students, chemical analysis of plant ash clearly indicates that अगर प्लांट के ऐश का, ऐश मतलब उसकी राख का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो वी कैन क्लियरली इंडिकेट दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एलिमेंट्स. प्लांट मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम सराउंडिंग. सराउंडिंग में कहाँ से? सॉइल, एयर एंड वाटर फॉर इन यूज़. About 36 to 40 different elements of periodic table are used as minerals. 36 to 40 different elements of periodic table. Okay, कितने? 36 to 40 different elements of periodic table are used as minerals by the plant. These are absorbed in ionic means something which is dissolved in water, ionic form as PO4, CO3, SO4, etc., usually through roots, regions of elongation and growth. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये वाला व्हाट इट इज़ कि केमिकल एनालिसिस करेंगे तो उससे हम लोग को पता लगेगा कि जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल एलिमेंट्स को. फिर 36 से 40 डिफरेंट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के यूज़ होते हैं एज मिनरल, एंड दे आर एब्जॉर्ब्ड
अब ये एलिमेंट्स जो है प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन आयोनिक फॉर्म, आयोनिक मतलब डिज़ोल्व फॉर्म, एंड वो एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, इट एब्जॉर्ब फ्रॉम रूट्स. ओके, देन clear what is mineral. Coming to the next slide, sources of minerals, from where the source come. Okay, from where mineral derive from, उसका source क्या है. Then plant derive necessary elements from the atmosphere, soil and water. प्लांट जो अपना नेसेसरी एलिमेंट होता है, जो भी उसका ज़रूरत के लिए एलिमेंट है, उसे लेता है एटमॉस्फियर से, सॉइल से या तो वाटर से. एटमॉस्फियर में एयर से थ्रू फोटोसिंथेसिस, सॉइल में कैसे वो एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट्स, और वाटर कैसे, जो वाटर हम प्लांट को डालते हैं और जो उसके स्टेम या रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं ऊपर से, वो हो गए फ्रॉम वाटर. कार्बन एंटर्स द प्लांट एज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन प्लांट में एंटर करता है एज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. Those students who are going to appear for NEET, carbon enters the plant as atmospheric dash करके क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन हो गए एज कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मिनरल, ऐसे. सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, देन source of hydrogen is water and oxygen. Clear? Source of hydrogen is water and oxygen come from air and water. Hydrogen आता है, रुको I'll erase this. हाइड्रोजन आता है वाटर से, H2O, राइट. हाइड्रोजन आता है वाटर से. ऑक्सीजन आता है एयर और वाटर से. कार्बन, हाइड्रोजन and oxygen are not minerals in origin. ये तीनों चीज़ ओरिजिन से मिनरल्स नहीं है. सम ऑफ नाइट्रोजन इज़ द सॉइल. कुछ नाइट्रोजन होता है सॉइल में. सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ द सॉइल. सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ द सॉइल. Plant derives nitrogen from both mineral and non-mineral origin. Clear students? Plant को mineral कैसे मिल रहा है? नाइट्रोजन मिल रहा है from both mineral and non-mineral origin. थोड़ा सा confusing है but it's very simple. प्लांट डिराइव करता है, अपने नेसेसरी एलिमेंट्स लेता है एटमॉस्फेयर से, सॉइल से, वाटर से. कार्बन एंटर करता है प्लांट में एज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. हाइड्रोजन मिलता है वाटर से. ऑक्सीजन मिलता है एयर एंड वाटर से. कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दे आर नॉट मिनरल एंड इन ओरिजिन. देन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज द सॉइल. प्लांट डिराइव नाइट्रोजन फ्रॉम बोथ मिनरल एंड नॉन मिनरल ओरिजिन. तो ये था हमारा सोर्स ऑफ मिनरल्स. Then coming to the next topic, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल. अभी हम लोग को सोर्स पता चल गया. अब द थिंग इज कि ये मिनरल्स क्लासिफाई कैसे होते हैं. ओके, अर्लियर, पहले, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, minerals were classified as essential and non-essential on basis of their requirement, कि उन्हें क्या रिक्वायर है एंड क्या रिक्वायर नहीं है. on the basis of their requirement, minerals were classified as essential, important वाले, and non-essential, not important वाले.
Essential minerals are those that are indispensable, without which plant cannot complete their life cycle. वो मिनरल्स जिसके बिना प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कौन से है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एक्सेट्रा. दिस एलिमेंट प्ले स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल रोल. ये एलिमेंट स्ट्रक्चरली और फिजियोलॉजिकली दोनों के लिए इम्पोर्टेंट था. देयर एब्सेंस, उनका एब्सेंस, कैन प्रोड्यूस या कॉज मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम. अगर असेंशियल एलिमेंट्स एब्सेंट हो जा रहे प्लांट में तो कोई डेफिशिएंसी होगी, मतलब कोई डिजीज़ होगी. द नॉन असेंशियल एलिमेंट आर नॉन dispensable, that is indispensable, and they do not produce or cause any deficiency symptom. अगर नॉन असेंशियल एलिमेंट प्लांट में नहीं भी होता है तो कोई भी डेफिशिएंसी मतलब कोई भी डिजीज़ प्लांट में नहीं होती है, प्लांट एकदम नॉर्मल ग्रो करता है. द क्लासिफिकेशन इज़ ऑब्सोलेट नाउ. देन based on the quantity requirement, minerals are classified as minor or micro element and major or macro element. पहला है माइनर जो कि छोटा है, दूसरा है मेजर. माइनर का दूसरा नाम है माइक्रो एलिमेंट. माइक्रो मीन्स स्मॉल. मेजर का दूसरा नाम है मैक्रो एलिमेंट. मैक्रो मीन्स बिग. तो ये है बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट. माइक्रो एलिमेंट आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस. माइक्रो एलिमेंट ट्रेसेस में रिक्वायर होते हैं बिकॉज दे फंक्शन इन कैटालाइटिक रोल. वो उस प्लांट के फंक्शन को इंक्रीज़ करने में, कैटालाइटिक रोल मतलब होता है कि उसको इंक्रीज़ करने में, उस फंक्शन को, उस प्लांट के फंक्शन को इंक्रीज़ करने में. जैसे जिंक है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये सारी जो माइक्रो एलिमेंट्स है ये सारे क्या करते हैं? कैटालाइटिक रोल प्ले करते हैं. अब जो मैक्रो एलिमेंट है दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, दे मेनली प्ले द न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चरल रोल. मतलब ये लोग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट का वो प्रोवाइड करते हैं. ओके, इसके एग्जांपल्स देखो: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, देन कैल्शियम. ये सारे हैं मैक्रो एलिमेंट क्योंकि ये लोग न्यूट्रिटिव एंड स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे हैं. इनमें से जो CH और O है, CHO क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. दे आर नॉन मिनरल मेजर एलिमेंट्स. दे आर नॉट मिनरल्स. ओके, दे आर नॉट मिनरल्स बट दे आर मेजर एलिमेंट्स. दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट एक्सेप्टेड नाउ. और ये जो क्लासिफिकेशन है कि दे आर नॉन मिनरल्स, ये अभी एक्सेप्ट नहीं होती है. ओके, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. पहला असेंशियल, नॉन असेंशियल. फिर आया माइक्रो एलिमेंट या माइनर. सेकंड आया मैक्रो या मेजर. ये था बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायरमेंट. मैक्रो एलिमेंट आर those elements which are used in large quantity. Micro element are those elements they require in traces, मतलब थोड़ा सा चाहिए, small quantity में चाहिए. And carbon, hydrogen and oxygen are non-mineral element and this classification is not accepted now. And then students,
सिम्टम्स ऑफ मिनरल डेफिशिएंसी इन प्लांट। क्या सिम्टम्स होते हैं प्लांट में कि जब उसे प्लांट को मिनरल डेफिशिएंसी होती है तो? पहला, any visible deviation from the normal structure and function of the plant। कोई भी visible deviation, कोई भी हो सकता है उसके स्ट्रक्चर में या फंक्शन ऑफ द प्लांट में, इज कॉल्ड सिम्टम और हंगर साइन। सिम्टम का दूसरा नाम है हंगर साइन। इम्पॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू। नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, symptoms are also called as hunger sign। The concentration of the essential element below which plant growth is retarded is termed as critical concentration। वो concentration जिससे essential element below which plant growth is retarded मतलब stop हो गई है। जो असेंशियल एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा बिलो हो गया है, कम हो गया है, और ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो गई है। रिटार्ड मतलब कम हो गई है, स्टॉप हो गई है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। देन द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक एलिमेंट को डेफिशिएंट मतलब कम है, डेफिशिएंट का मतलब कमी है। डेफिशिएंट तब बोलेंगे जब वो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन के बिलो प्रेजेंट होगा। सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। Deficiency symptom also depend on the mobility of the element in the plant। कि प्लांट कितना मोबाइल है इस पर भी डिपेंड करता है। द डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यूज़ व्हेन एलिमेंट्स आर रिलेटिवली इमोबाइल, जैसे सल्फर, कैल्शियम। पहले जो यंग टिश्यूज़ बनते हैं उसमें इसका डेफिशिएंसी दिखाई देता है, तब पता चलता है कि वो टिश्यू जो है वो डेफिशिएंसी हो रहा है उसमें। और इमोबाइल एलिमेंट्स कौन से हैं? सल्फ़र है और कैल्शियम है। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सल्फ़र एंड कैल्शियम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद व्हेन द एलिमेंट्स आर एक्टिवली मोबिलाइज्ड, जब ये एलिमेंट्स मोबिलाइज्ड हो रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद इन द प्लांट एंड एक्सपोर्ट टू यंग डेवलपिंग टिश्यूज़, और ये लोग यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ के पास जा रहे हैं मोबाइल करके, हरकत करके, ट्रैवल करके ये लोग यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ के पास ट्रैवल करते हैं। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होता है आर विजिबल फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यूज़, दैट इज़ सेनेसेंट लीव्स, दैट इज़ नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। उसके बाद जब ये लोग पहले ट्रैवल करते हैं तो अब जो डेफिशिएंसी है वो जो ओल्डर टिश्यूज़ में है वो उसमें दिखाई देती है, क्योंकि न्यू वाले के पास तो एलिमेंट्स मिल गए, राइट। और कौन से एलिमेंट मोबाइल होते हैं? नाइट्रोजन हो गया, मैग्नीशियम हो गया और पोटेशियम हो रहा है। ये तीनों एलिमेंट्स मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सम इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स सीन इन प्लांट्स आर स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है द ग्रोथ इज़ रिटार्टेड। स्टंटिंग मतलब जो ग्रोथ जो है, स्टंट मतलब होता है शॉर्ट, ओके, छोटा हाइट में है, उसका हाइट छोटी होती है, तो ग्रोथ जो है वो रिटार्टेड। स्टेम अपीयर्स कंडेंस्ड एंड शॉर्ट, उसका स्टेम जो होगा वो एकदम कंडेंस्ड होगा, मतलब
एकदम एक दूसरे के पास लगा हुआ होगा एंड शॉर्ट होगा। ये हो गया स्टंटिंग। फिर सेकेंड इम्पॉर्टेंट डेफिशिएंसी सिम्टम है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है? इट इज़ अ लॉस और नॉन डेवलपमेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता, जिसके वजह से जो प्लांट है, लीव्स है, वो येलो कलर के प्रेजेंट होते हैं। थर्ड है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है? इट इज़ अ लोकलाइज डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ लीफ। जो टिश्यू है लीफ का, वो एक साथ डेथ हो जाता है उसमें। थर्ड है मॉटलिंग, appearance of green and non-green patches on the leaves। ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस दोनों साथ में अपीयर होते हैं, तो वो हो गया मॉटलिंग। थर्ड है एब्सिशन, प्री मेच्योर फॉल ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीफ। पहले ही प्री मेच्योर मतलब मेच्योर नहीं हुआ, उससे पहले ही फ्रूट, फ्लावर और लीव्स जो है वो गिर रहे हैं। Okay, so these are the 5 important deficiency symptom: stunting, chlorosis, necrosis, mottling and abscission. So students, we will stop here. We have completed mineral part. In the next video we will start with a very new topic. So thank you students, and read all the textbook as thorough as possible.